इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 6 ऑफ डीबीएमएस और यहाँ पे जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज डीबीएमएस आर्किटेक्चर। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं रिलेटेड टू डीबीएमएस आर्किटेक्चर। फर्स्ट पॉइंट है द डीबीएमएस डिजाइन डिपेंड्स अपॉन इट्स आर्किटेक्चर। जो डीबीएमएस का आर्किटेक्चर होगा उसी पे उसका कंप्लीट डिजाइन बेस्ड रहता है, डिपेंड रहता है उसी के ऊपर। The basic client-server architecture is used to deal with a large number of PCs, web servers, database servers, and other components that are connected to networks. बेसिकली जो DBMS का एक्सेस हो रहा है उसमें भी बहुत सारे PCs का यूज़, वेब सर्वर्स का, डेटाबेस सर्वर्स का, अदर कंपोनेंट्स का, तो थ्रू नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट से ही मतलब दे आर ऑल कनेक्टेड टुगेदर और इसी की मदद से, इस नेटवर्किंग की मदद से, नेटवर्क की मदद से मल्टीपल यूजर्स उस डेटाबेस को एक्सेस कर पाते हैं। एंड यूजर्स डेफिनेटली ऑथराइज्ड यूजर्स हैं, हर किसी को एक्सेस नहीं होता है डेटाबेस का। ये जो डीबीएमएस बेसिक जो आर्किटेक्चर फॉलो होता है डीबीएमएस में वो भी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर ही होता है। क्योंकि क्या है यहाँ पे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है, जिसमें एक सर्वर होता है जो रिक्वेस्ट को पूरा करता है और कुछ क्लाइंट्स होते हैं। क्लाइंट्स मतलब जो कुछ रिक्वेस्ट या कोई इंफॉर्मेशन चाहिए उसको। तो क्लाइंट सर्वर में क्या होता है, एक कुछ मांग रहा होता है इंफॉर्मेशन और एक सर्व कर रहा होता है, उस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है। क्लाइंट्स तो बेसिकली जो यूजर्स हैं जो डिफरेंट क्वेरीज कर रहे हैं डेटाबेस पे, अलग अलग इंफॉर्मेशन चाहिए। एंड और यूजर्स डेफिनेटली ऑथराइज्ड यूजर्स की बात हो रही है यहाँ पे। सर्वर में आपका हो गया जो डीबीएमएस हो गया, एक्चुअल डीबीएमएस जहाँ पे डाटा सेव्ड है। वहाँ से सर्वर जो है सर्व कर रहा है रिक्वेस्ट को, और रिक्वेस्ट कौन कर रहा है, क्लाइंट्स। इसीलिए डीबीएमएस डिज़ाइन भी जो बेसिक आर्किटेक्चर फॉलो कर रहा है वो क्लाइंट सर्वर ही है। बट यहाँ डिटेल में देखेंगे आर्किटेक्चर को। The client server architecture consists of many PCs and a workstation which are connected via the network. ठीक है। तो जो क्लाइंट्स हैं जैसे मैनी पीसीज है, मतलब उन पीसीज पे डेफिनेटली यूजर्स हैं, अलग अलग रिक्वेस्ट वो डिमांड कर रहे, डेटाबेस पे कुछ मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं। और एंड अ वर्क स्टेशन, सो दे आर ऑल कनेक्टेड। और सब कैसे कनेक्टेड है, वाया नेटवर्क के थ्रू। DBMS architecture depends upon how users are connected to the database to get their request done. इसमें क्या है, DBMS आर्किटेक्चर में बेसिकली ये वो शो करेगा कि किस तरीके से यूजर्स डेटाबेस से कनेक्टेड है ताकि उनकी रिक्वेस्ट पूरी हो सके। यहाँ रिक्वेस्ट कौन कर रहा है, क्लाइंट्स, और रिक्वेस्ट को पूरा कौन कर रहा है, सर्वर। सर्वर मतलब DBMS, क्लाइंट्स मतलब यूजर्स। DBMS आर्किटेक्चर देखते हैं। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ DBMS आर्किटेक्चर। DBMS architecture are of 3 types: 1-tier architecture, 2-tier architecture and 3-tier architecture. ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। Types of DBMS architecture is of 3 types, that is 1-tier architecture, 2-tier architecture and 3-tier architecture. इधर टीयर मतलब एक तरीके से लेयरिंग ही हो गई। जैसे डेटाबेस और यूजर्स के बीच में जितने लेयर्स आते जाएंगे बीच में, तो उतने ही टीयर्स बढ़ते चले जाते हैं। और कभी भी यूज़र और डेटाबेस का डायरेक्ट इंटरेक्ट करना ठीक नहीं रहता है। डेटाबेस की सिक्योरिटी के लिए और भी बाकी चीज़ों के लिए एफिशिएंट यूज़ यदि डेटाबेस का करना है तो बीच में अदर लेयर्स का होना बहुत ज़रूरी है। वो लेयर्स क्या, सपोर्टिंग लेयर्स होते हैं। ठीक है, ताकि डेटाबेस का कोई डैमेज ना हो, डेटाबेस का मिसयूज़ ना हो और क्वेरी अच्छे से प्रोसेस हो सके। यूज़र को भी डेटाबेस की सारी डिटेल्स नहीं दिखे, यूज़र को सिर्फ उतना दिखेगा जितना वो डेटाबेस से इंफॉर्मेशन चाहता है। तो यहाँ डेटाबेस की क्या है, प्राइवेसी भी मेंटेन हो रही है। अब 1-tier आर्किटेक्चर देख लेते हैं क्या होता है। 1-tier आर्किटेक्चर, इन दिस आर्किटेक्चर द डेटाबेस इज डायरेक्टली अवेलेबल टू द यूज़र। यहाँ डेटाबेस डायरेक्टली यूज़र के लिए अवेलेबल है, मतलब डायरेक्ट इंटरेक्ट कर पा रहा है यूज़र डेटाबेस से। इट मीन्स द यूज़र कैन डायरेक्टली सिट ऑन द DBMS एंड यूजेज इट। वो DBMS पे डायरेक्टली जो है वर्क कर लेता है 1-to-1, बीच में कोई अदर लेयर नहीं है। एनी चेंजेस डन हियर विल डायरेक्टली बी डन ऑन द डेटाबेस इटसेल्फ। कोई भी चेंजेस वो करेगा तो सीधा डेटाबेस पे वो चेंजेस हो जाएंगी।
इट डजेंट प्रोवाइड अ हैंडी टूल फॉर एंड यूजर्स, कोई हैंडी टूल नहीं है, उसको डायरेक्टली ही वर्क करना पड़ेगा। और जब डायरेक्ट डीबीएमएस से इंटरेक्शन होगा तो वो उतना सिंपल टास्क नहीं रह जाता, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है और उसके लिए एक्सपर्टाइज यूजर्स की ज़रूरत पड़ती है। द वन टीयर आर्किटेक्चर इज यूज फॉर डेवलपमेंट ऑफ द लोकल एप्लीकेशन, किसी लोकल एप्लीकेशन की डेवलपमेंट में इसका यूज होता है। वेयर प्रोग्रामर्स कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द डेटाबेस फॉर द कोई क्विक रेस्पॉन्स चाहिए, किसी डेटाबेस को कोई रिसर्च पर्पस का हो सकता है, या कोई छोटा कोई एप्लीकेशन है, लोकल एप्लीकेशन, कुछ पर्टिकुलर उसकी रिक्वायरमेंट है, तो प्रोग्रामर्स डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं डेटाबेस से और जल्दी जल्दी जो है रेस्पॉन्स मिल जाता है। देखिए जितने लेयर बीच में आएंगे डेफिनेटली रेस्पॉन्स या उस क्वेरी को प्रोसेस करने में टाइम लगता है। डायरेक्ट इंटरेक्शन में चीज़ें क्विकली हो जाएंगी बट वो इतना ईजी नहीं रहता, बड़े देखिए प्रोग्रामर्स को बैठना पड़ेगा, दैट मीन्स एक्सपर्टाइज पीपल बैठे हुए हैं यहाँ पे। वो वन टीयर आर्किटेक्चर हो गया। अब टू टीयर आर्किटेक्चर के बीच में क्या होगा, एक अलग टीयर आ जाएगा, मतलब लेयर। अब डायरेक्टली यूजर और डेटाबेस वो उनके बीच में कुछ और एक चीज़ आएगी, वो क्या आएगी वो हम देखेंगे। तो इसलिए ये अब टू टीयर हो गया, मतलब डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं रहा यूज़र और डीबीएमएस के बीच में, उसके बीच में कुछ और चीज़ आ गई, वो हम देखेंगे क्या है। और वो चीज़ होती है क्लाइंट के साइड पे एक एप्लीकेशन, वो किसी एप्लीकेशन के थ्रू जो है डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रहा है, डायरेक्टली नहीं कर रहा है। ठीक है, एप्लीकेशन मतलब, और ऐसे एप्लीकेशंस को एपीआईज कहा जाता है जिसके थ्रू क्लाइंट मतलब यूज़र डेटाबेस से कम्युनिकेट कर रहा होता है। ये एप्लीकेशन प्रोग्राम किस साइड पे होता है, क्लाइंट साइड पे, सर्वर साइड पे कोई एप्लीकेशन नहीं है। सो क्लाइंट साइड पे एप्लीकेशन के थ्रू क्लाइंट सर्वर से बात कर रहा होता है, और ऐसे एप्लीकेशंस को क्या कहते हैं, एपीआईज। एपीआई का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, और एपीआई का कुछ एग्जाम्पल है ओडीबीसी, जेडीबीसी एक्सेट्रा। सो द टू टीयर आर्किटेक्चर इज सेम एज बेसिक क्लाइंट सर्वर। देखिए बेसिक तो वन टीयर हो चाहे टू टीयर हो थ्री टीयर हो, सब में बेसिक तो क्लाइंट सर्वर ही है, मतलब कुछ एक क्लाइंट है एक सर्वर है। फर्स्ट ईयर में भी यूजर को क्लाइंट कहा गया है, सर्वर मीन्स डीबीएमएस। तो बेसिक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर ही फॉलो हो रहा है तीनों ही टीयर्स में, वन टीयर टू टीयर थ्री टीयर में, बट इनके बीच में लेयर्स आ गए। इन द टू टीयर आर्किटेक्चर एप्लीकेशंस ऑन द क्लाइंट एंड कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द डेटाबेस एट द सर्वर साइड। अब यहाँ पे क्लाइंट एंड पे कौन कम्युनिकेट कर रहा है, डायरेक्ट क्लाइंट नहीं कर रहा, वो किसी एप्लीकेशन के थ्रू कर रहा है। वो एप्लीकेशंस फिर डायरेक्टली सर्वर साइड के डेटाबेस से, डेटाबेस जो कि सर्वर साइड पे है, तो एप्लीकेशन के थ्रू क्लाइंट कम्युनिकेट कर रहा है, डायरेक्टली नहीं कम्युनिकेट कर पा रहा है। Applications on the client end can directly communicate with the database at the server side। और ऐसे इंटरेक्शन के लिए APIs का यूज़ होता है। API का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, मतलब डेटाबेस से जब इंटरेक्ट करने के लिए जो एप्लीकेशंस का यूज़ होता है क्लाइंट साइड पे, उनको APIs कहते हैं। API का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एग्जाम्पल में जैसे ODBC, JDBC दे आर यूज्ड। इसके डेप्थ में अभी आपको नहीं जाना है कि एपीआईज की बहुत डिटेल में नहीं जाना आपको, बस आप याद रखिए अभी के लिए कि एपीआईज कहते हैं उसको, और एपीआई से कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पे है। नाउ द यूज़र इंटरफेसेस एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर रन ऑन द क्लाइंट साइड। तो एक तो यूज़र इंटरफेस मतलब जिसकी मदद से यूज़र देख पा रहा है, कुछ इंटरफेस तो होगा जिसके माध्यम से यूज़र इंटरेक्ट कर पा रहा है। तो सर्वर क्लाइंट साइड पे क्या क्या हो गया, एक तो यूज़र इंटरफेस है, मतलब यूज़र किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है, प्लस एप्लीकेशन प्रोग्राम रन हो रहा है क्लाइंट साइड पे, और वो एप्लीकेशन प्रोग्राम फिर डीबीएमएस से यूज़र एप्लीकेशन प्रोग्राम से कनेक्टेड है थ्रू यूज़र इंटरफेस, और ये एप्लीकेशन प्रोग्राम डीबीएमएस से इंटरेक्ट कर रहा है। तो यूज़र के बीच में और डीबीएमएस के बीच में कौन आ गया, एप्लीकेशन प्रोग्राम, और ये एप्लीकेशन प्रोग्राम किस साइड पे है, क्लाइंट की साइड पे। सो द यूज़र इंटरफेसेस एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर रन ऑन द क्लाइंट साइड। नेक्स्ट पॉइंट है द सर्वर साइड इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड द फंक्शनैलिटीज लाइक। अब सर्वर साइड क्या प्रोवाइड कर रहा है, मतलब डीबीएमएस का टास्क क्या है, क्वेरी प्रोसेसिंग एंड ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। मतलब कोई क्वेरी है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए क्लाइंट को, तो उसको प्रोसेस करके वो देगा जो भी आउटपुट होगा। कोई ट्रांजैक्शन है उसको मैनेज करेगा, मतलब उसको कंप्लीट करेगा, प्रोसेस करेगा, वो सब सर्वर साइड पे होगा, क्योंकि सर्वर साइड का काम ही है सर्व करना, डेटाबेस का काम ही है क्वेरी को प्रोसेस करना। यूज़र कुछ चाह रहा है डेटाबेस से, तो डेटाबेस प्रोसेस करके आउटपुट देगा। नाउ टू कम्युनिकेट विद द डीबीएमएस, क्लाइंट साइड एप्लीकेशन एस्टैब्लिशेस द कनेक्शन विद द सर्वर साइड।
तो डीबीएमएस से इंटरेक्ट करने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी होगा, कनेक्शन एस्टेब्लिश करना। जो क्लाइंट साइड पे जो एप्लीकेशन रन हो रहा है उसके बीच में, देखिए क्लाइंट तो यूज़र तो ऑलरेडी एप्लीकेशन से कनेक्टेड है, उसका जो एप्लीकेशन प्रोग्राम रन हो रहा है उसके थ्रू वो कनेक्ट किया जाता है सर्वर साइड पे जो डेटाबेस है उससे। फिर क्लाइंट में मतलब यूज़र में और डेटाबेस में इंटरेक्शन हो पाता है किसके थ्रू, एप्लीकेशन के थ्रू। नाउ ये 2 टियर आर्किटेक्चर का एक आप देख सकते हैं ब्लॉक डायग्राम कह सकते हैं इसको, कि किस तरीके से जितने भी पॉइंट्स पीछे कवर किए हैं ये देखिए 2 टियर में, तो इसको कैसे डिपिक्ट किया गया है डायग्रामेटिकली। तो ये देखिए ये सर्वर साइड हो गया, ये क्लाइंट साइड। अब 1 टियर में क्या था, क्लाइंट साइड पे सिर्फ यूज़र था और यहाँ सर्वर पे सिर्फ डेटाबेस सिस्टम, कोई एप्लीकेशन बीच में नहीं था। बट अब 2 टियर में क्या हो गया, यूज़र एंड पे मतलब क्लाइंट साइड पे एक एप्लीकेशन बीच में आ गया है, और ये यूज़र डायरेक्टली डाटा, और सर्वर साइड पे तो डेटाबेस सिस्टम है ही है। अब यूज़र डायरेक्टली डेटाबेस से ना इंटरेक्ट करके किसके थ्रू इंटरेक्ट कर रहा है, एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू। एक कोई एप्लीकेशन है उसके थ्रू वो इंटरेक्ट कर रहा है, और उन एप्लीकेशन को क्या कहते हैं, एपीआईज कहा जाता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जैसे कि ओडीबीसी, जेडीबीसी, स्पेशल एपीआईज जो हैं ये डिज़ाइंड फॉर दिस पर्पज ओनली, ये बने ही हुए हैं डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए, ठीक है। सो बीच यूज़र और डेटाबेस सिस्टम के बीच में आ गया कोई एप्लीकेशन। नाउ ये बन गया 2 टियर। तो ये एप्लीकेशन क्लाइंट साइड पे है, ठीक है, सर्वर साइड पे तो ओनली डेटाबेस है। तो अब यूज़र इस एप्लीकेशन के थ्रू इंटरेक्ट कर रहा है डेटाबेस से, तो यूज़र और डेटाबेस डायरेक्टली इंटरेक्शन ख़त्म हो गया इनका। अब इस एप्लीकेशन के थ्रू डेटाबेस सिस्टम से कनेक्ट कर पा रहा है यूज़र। तो ये हो गया 2 टियर आर्किटेक्चर। अब 3 टियर आर्किटेक्चर देखते हैं। The 3-tier architecture contains another layer between the client and server। अब 3 tier में और एक लेयर आ जाएगा। वो लेयर क्या होगा, अब सर्वर साइड पे भी एक एप्लीकेशन यूज होगा, और जैसे ये वाला एप्लीकेशन 2 टियर में डेटाबेस से इंटरेक्ट कर पा रहा था, अब ये जो एप्लीकेशन है ना ये भी डायरेक्टली डेटाबेस से नहीं इंटरेक्ट करेगा, इन दोनों के बीच में भी और एक एप्लीकेशन आएगा सर्वर साइड पे भी। मतलब सर्वर साइड और क्लाइंट साइड के एप्लीकेशन के बीच में इंटरेक्शन होगा, यूज़र और डेटाबेस सिस्टम अलग होंगे बिल्कुल, ठीक है। तो और 2 लेयर बीच में आ गए, मतलब क्लाइंट साइड पे भी एप्लीकेशन आ गया, सर्वर साइड पे भी, वो हो गया 3 टियर। उसका हम डायग्राम भी देखेंगे, पहले पॉइंट्स देख लेते हैं। 3 टियर आर्किटेक्चर में क्या है, The 3-tier architecture contains another layer between the client and server. In this architecture, client cannot directly communicate with the server. इस आर्किटेक्चर में क्लाइंट डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकता सर्वर से, बीच में सर्वर साइड पे भी एप्लीकेशन आ गया है और क्लाइंट साइड पे भी एप्लीकेशन आ गया है। The application on the client end interacts with an application server which further communicates with the database system. तो क्लाइंट एंड का एप्लीकेशन किससे, मतलब यूज़र को कुछ कहना होगा तो वो एप्लीकेशन क्लाइंट साइड के एप्लीकेशन तक वो बात पहुंचाएगा, वो एप्लीकेशन फिर वो बात कहाँ तक पहुंचाएगा, जो सर्वर साइड पे एप्लीकेशन है, और वो एप्लीकेशन फिर डेटाबेस को डायरेक्टली इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। तो यह एप्लीकेशन इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में। अब यहाँ एप्लीकेशन क्लाइंट एंड पे भी आ गया है और सर्वर एंड पे भी, लेकिन 2 टियर में सिर्फ क्लाइंट एंड तक था, और 1 टियर में तो एप्लीकेशन नाम की चीज़ ही नहीं थी। यूज़र मतलब यूज़र और डीबीएमएस डेटाबेस सिस्टम आपस में डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पा रहे थे, कोई एप्लीकेशन नहीं था इन बिटवीन। The application on the client end interacts with an application server which further communicates with the database system. Now clients मतलब जो end users है, end user has no idea about the existence of the database beyond the application server. End user हद से हद कहाँ तक की का आइडिया लगा सकता है कि एप्लीकेशन सर्वर नाम की कोई चीज़ है, उसको डेटाबेस का पता ही नहीं है कि एक्चुअल में डेटाबेस कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि एप्लीकेशन सर्वर के थ्रू इंटरेक्शन हो रहा है और डेटाबेस को भी यूज़र का कोई आइडिया नहीं। उसको तो ऐसा लग रहा है कोई एप्लीकेशन है जो इंटरेक्ट कर रहा है, बट यूज़र कितने यूज़र हैं, क्या कह रहे हैं, डेटाबेस को मतलब नहीं है। उसको एप्लीकेशन सर्वर के थ्रू जो भी क्वेरी आई उसने रिजल्ट प्रोसेस करके वापस दे दिया, उसको लेना देना नहीं है यूज़र से। नाउ द डेटाबेस ऑल्सो हैज़ नो आइडिया अबाउट एनी अदर यूज़र बियॉन्ड द एप्लीकेशन। मतलब यहाँ यूज़र को भी एप्लीकेशन से ही मतलब है और डेटाबेस को भी एप्लीकेशन से ही। डायरेक्टली यूज़र को यदि डीबीएमएस से बात करनी है तो वो डायरेक्ट नहीं कर सकता, वो एप्लीकेशन के थ्रू करेगा। और डेटाबेस भी यदि यूज़र को डायरेक्ट अप्रोच करना चाहे, यूज़र को जैसे डायरेक्ट भेजना चाहे प्रोसेस्ड रिजल्ट्स, तो वो नहीं होगा, वो भी एप्लीकेशन के थ्रू ही होगा।
नाउ द 3 tier आर्किटेक्चर इज यूज्ड इन केस ऑफ लार्ज वेब एप्लीकेशन। जैसे 1 tier को किसी लोकल एप्लीकेशन के लिए यूज कर रहे थे, तो जैसे जैसे एप्लीकेशंस थोड़े लार्ज और कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं तो वहाँ पे टीयर्स भी डेटाबेस के बढ़ते जाते हैं। सो 3 tier आर्किटेक्चर जो है वो लार्ज वेब एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। अब देखिए 3 tier आर्किटेक्चर का हम देख लेते हैं ब्लॉक डायग्राम। सो इसमें क्या है, ये देखिए क्लाइंट सर्वर दोनों को ले लेते हैं। क्लाइंट एंड पे क्या है, यूजर है। सर्वर एंड पे क्या है, डेटाबेस। अब दोनों इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं, क्लाइंट एंड पे भी एप्लीकेशन है और सर्वर एंड पे भी। लेकिन अब इसको जैसे 2 tier में हमने सिर्फ एप्लीकेशन लिख दिया था, बट यहाँ क्योंकि एप्लीकेशन क्लाइंट साइड पे भी है और सर्वर साइड पे भी, इसीलिए एप्लीकेशन क्लाइंट करके लिखा है, मतलब ये क्लाइंट साइड का एप्लीकेशन है, और ये एप्लीकेशन सर्वर मतलब सर्वर साइड का एप्लीकेशन। ये दोनों इंटरेक्ट कर रहे, तो यूजर और डेटाबेस किसके थ्रू इंटरेक्ट कर पा रहे, एप्लीकेशंस के थ्रू। तो क्योंकि दो एप्लीकेशंस इन बिटवीन आ गए, तो अब इसको कहेंगे हम 3 tier। मतलब यूजर यदि डेटाबेस से इंटरेक्ट करना चाह रहा तो कितने लेयर क्रॉस करने पड़ेंगे, ये पहला टीयर हो गया, ये दूसरा, फिर डेटाबेस का नंबर आएगा 3rd पे। ठीक है, तो जितने लेवल्स बढ़ते जाएंगे उसी को इधर टीयर कहा गया है। तो एक बार देख लेते हैं हम फिर से। देखिए डीबीएमएस आर्किटेक्चर 1 tier, 2 tier एंड 3 tier। ये 2 tier का हो गया डायग्राम एंड ये 3 tier का। ठीक है, अब और एक आर्किटेक्चर देखते हैं जो स्कीमा पे बेस्ड है। स्कीमा मतलब ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस सिस्टम डीबीएमएस का। सो 3 स्कीमा आर्किटेक्चर की हम यहाँ बात करेंगे। द 3 स्कीमा आर्किटेक्चर इज ऑल्सो कॉल्ड एनसी और स्पार्क आर्किटेक्चर और 3 level आर्किटेक्चर। जो 3 स्कीमा आर्किटेक्चर है उसको एनसी या स्पार्क आर्किटेक्चर भी कहा जाता है, या फिर इसको, क्योंकि 3 लेयर्स हैं इसमें तो इसीलिए इसको 3 level आर्किटेक्चर भी कहते हैं। दिस फ्रेमवर्क इज यूज टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पेसिफिक डेटाबेस सिस्टम। किसी स्पेसिफिक डेटाबेस सिस्टम के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए इस जो 3 level आर्किटेक्चर है या 3 स्कीमा आर्किटेक्चर, इस फ्रेमवर्क का यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है द 3 स्कीमा आर्किटेक्चर इज ऑल्सो यूज्ड टू सेपरेट द यूजर एप्लीकेशंस एंड फिजिकल डेटाबेसेस। वही बात है कि यूजर और एप्लीकेशन का मतलब फिजिकली जो एग्जिस्ट कर रहा है डेटाबेस, उनका डायरेक्ट इंटरेक्शन थोड़ा सा ठीक नहीं रहता है। ये क्या रहता है कि पूरा डेटाबेस जैसे विजिबल हो गया यूजर्स को, तो उसमें प्राइवेसी के इश्यूज आ जाते हैं, डाटा रेडंडेंसी के इश्यूज आ जाते हैं। अभी बस इतना ध्यान रखिए कि ये इट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। इनके बीच में कुछ सिक्योरिटी के पर्पज़ के लिए कुछ लेयर्स का होना ज़रूरी होता है। सो स्कीमा भी डायरेक्ट यूज़र या फिजिकल डेटाबेस लेवल पे स्कीमास का इंटरेक्शन नहीं हो रहा, बीच में और भी स्कीमा आएंगे, वो हम देख लेते हैं। सो द 3 स्कीमा आर्किटेक्चर का पर्पज़ क्या होता है कि यूज़र एप्लीकेशन और फिजिकल डेटाबेस को सेपरेट कर सके। सो देखिए द 3 स्कीमा आर्किटेक्चर कंटेन्स 3 levels। ये 3 levels को कंटेन करता है। 3 स्कीमा आर्किटेक्चर में 3 लेवल्स हैं स्कीमा के ही। इट ब्रेक्स द डेटाबेस डाउन इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज। ये डेटाबेस को 3 डिफरेंट कैटेगरीज में ब्रेक कर देता है। मतलब स्कीमास को भी ओवरऑल एक ही स्कीमा नहीं है, यहाँ पे 3 लेयर्स में स्कीमा इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में। द 3 स्कीमा आर्किटेक्चर इज एज फॉलोज। और जो डीबीएमएस का 3 स्कीमा आर्किटेक्चर वो हम देख लेते हैं कैसा दिखता है। ये तो देखिए डायग्राम है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए फिजिकल लेवल पे तो ये डेटाबेस हो गया, इसको कहा जाता है इंटरनल लेवल। तो इस लेवल पे जो स्कीमा मेंटेन्ड है उस स्कीमा को क्या कहेंगे, इंटरनल स्कीमा। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है। इसमें एक्चुअल में डिस्क्राइब्ड है कि किस तरीके से टेबल कहाँ पे स्टोर्ड रहेंगे, जो भी फिजिकल स्टोरेज है उन सब का मैपिंग और बाकी डिटेल्स भी इंटरनल स्कीमा में बहुत डिटेल में चीज़ें लिखी रहती हैं। सो एंड इसके बाद आएगा कंसेप्चुअल लेवल। कंसेप्चुअल लेवल पे जो स्कीमा मेंटेन्ड है वो कंसेप्चुअल स्कीमा हो गया। मतलब इसको लॉजिकल भी लेवल भी कहा जाता है। लॉजिकल मतलब यहाँ पे एक्चुअल में फिजिकली कहाँ सेव होगा वो नहीं डिस्क्राइब्ड है, इधर टेबल्स का जनरल स्ट्रक्चर और वो किस तरीके से आपस में कनेक्टेड है वो सब कंसेप्चुअल लेवल पे है। और एक्सटर्नल लेवल मतलब जो स्कीमा यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। एक्सटर्नल लेवल पे देखिए 2 या 2 से अधिक हो सकता है, मतलब मल्टीपल यूजर्स है ना, इसीलिए इधर 2 एक्सटर्नल लेवल और भी लेवल्स हो सकते हैं इस पे। तो ठीक है, मतलब एक्सटर्नल लेवल 3 4 यूज़र है तो 4, तो बट ये जनरली डिपिक्ट करने के लिए कि सपोज 2 यूजर्स से रिलेटेड है। तो एक्सटर्नल लेवल पे जो स्कीमा मेंटेन्ड है उसको एक्सटर्नल स्कीमा कहेंगे। अब ये लेवल्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, उस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, मैपिंग। मैपिंग के कॉन्सेप्ट के थ्रू
ये जैसे एक्सटर्नल कॉन्सेप्चुअल से इंटरेक्ट करेगा, कॉन्सेप्चुअल इंटरनल से। क्या होता है यदि एक्सटर्नल स्कीमा है वो यदि कंसेप्चुअल से इंटरेक्ट करेगा तो सबसे पहले यहाँ की चीज़ ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट होगी कि कंसेप्चुअल लेवल उसको समझ पाए। तो इस चीज़ को कहते हैं एक्सटर्नल टू कंसेप्चुअल मैपिंग। ठीक है, जब चीज़ें एक्सटर्नल से कंसेप्चुअल लेवल तक लाई जाती है और कंसेप्चुअल लेवल से इंटरनल लेवल तक स्कीमा जब कन्वर्जन कह लीजिए या वैसे फॉर्मेट में समझाना है, कन्वर्ट करना, तो उस चीज़ को कह देते कंसेप्चुअल और इंटरनल मैपिंग। ठीक है, सो ये जनरल लेवल्स हो गए। क्या हो गए? इंटरनल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल एंड एक्सटर्नल लेवल। एक्सटर्नल लेवल पे जो स्कीमा मेंटेन्ड है दैट इज नोन एज एक्सटर्नल स्कीमा, कंसेप्चुअल लेवल पे कंसेप्चुअल स्कीमा एंड इंटरनल टू इंटरनल स्कीमा। और ये सिलेंड्रिकल फॉर्म है डेटाबेस को डिपिक्ट करने के लिए कि एक्चुअल में फिजिकली जो डेटाबेस मेंटेन हो रहा है तो उसको हम सिलेंड्रिकल फॉर्म में डिपिक्ट करते हैं। सो ये हो गया 3 स्कीमा आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस। अब कुछ पॉइंट्स देखते हैं रिलेटेड टू दिस। इट शोज द डीबीएमएस आर्किटेक्चर, ये डीबीएमएस आर्किटेक्चर को शो कर रहा है। और फिर मैपिंग का कंसेप्ट क्या होता है? मैपिंग इज यूज टू ट्रांसफॉर्म द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स बिटवीन वेरियस डेटाबेस लेवल्स ऑफ आर्किटेक्चर। मतलब कोई रिक्वेस्ट आ रही है, कोई रिस्पॉन्स जा रहा है, डेटाबेस का यही काम है। एक बार उसके पास रिक्वेस्ट आ रही है एंड यूजर से, फिर डीबीएमएस कुछ रिस्पॉन्स भेज रहा है। तो इसको रिक्वेस्ट, कोई चीज़ आ रही तो उसको रिक्वेस्ट कह दिया, डीबीएमएस जो जवाब भेज रहा है उसको रिस्पॉन्स कह दिया। तो क्या हो रहा है? डायरेक्टली डेटाबेस एक्सटर्नल लेवल तक नहीं चीज़ें पहुंचा रहा है, पहले चीज़ें इंटरनल लेवल से कंसेप्चुअल तक जाएंगी, कंसेप्चुअल से फिर एक्सटर्नल पे, और एक्सटर्नल यूज़र भी अपनी रिक्वेस्ट पहले कंसेप्चुअल लेवल तक आएगी वो रिक्वेस्ट, फिर कंसेप्चुअल से इंटरनल लेवल तक, और इंटरनल से फिर फाइनली डेटाबेस तक। तो इसको रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स कहा गया। तो ये लेवल्स आपस में जैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं तो किसके थ्रू कर रहे होते हैं? मैपिंग के थ्रू। यदि एक्सटर्नल लेवल से कंसेप्चुअल तक कोई चीज़ आ रही है या जा रही है तो वो किसके थ्रू हो रहा है? एक्सटर्नल या कंसेप्चुअल मैपिंग के थ्रू। और कंसेप्चुअल से इंटरनल के बीच में कम्युनिकेशन वो किसके थ्रू हो रहा है? कंसेप्चुअल और इंटरनल मैपिंग के थ्रू। So mapping is used to transform the request and response between various database levels of architecture. नेक्स्ट है, मैपिंग इज़ नॉट गुड फॉर स्मॉल डीबीएमएस बिकॉज इट टेक्स मोर टाइम। देखिए मैपिंग में मतलब कुछ तो फॉर्मेट चेंज हो रहा है इंटरेक्शन में, मतलब एक्सटर्नल लेवल को पहले कंसेप्चुअल लेवल के लायक बनाओ, फिर कंसेप्चुअल से इंटरनल, तो इसमें टाइम लगता है मैपिंग की प्रोसेस में। तो छोटे डीबीएमएस के लिए, स्मॉल डीबीएमएस के लिए मैपिंग अच्छी, मतलब इट्स नॉट कंसिडर्ड गुड। सो मैपिंग इज़ नॉट गुड फॉर स्मॉल डीबीएमएस बिकॉज इट टेक्स मोर टाइम। अब जो एक्सटर्नल और कंसेप्चुअल मैपिंग है, ये वाली मैपिंग जो ये देखिए, ये वाली एक्सटर्नल और कंसेप्चुअल मैपिंग, in external or conceptual mapping it is necessary to transform the request from external level to conceptual schema। यदि कोई यूज़र ने कोई रिक्वेस्ट, डेफिनेटली यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी ऐसे, और रेस्पॉन्स कहाँ से जाएगा? डेटाबेस की तरफ से। तो रेस्पॉन्स अप की तरफ जाएगा, एक्सटर्नल लेवल की तरफ, और रिक्वेस्ट क्योंकि यूज़र को करना तो वो एक्सटर्नल से डीबीएमएस तक आ रही है। तो देखिए, तो जो रिक्वेस्ट सपोज भेजी तो पहले वो एक्सटर्नल से कंसेप्चुअल लेवल तक आएगी, तो इसको कौन ट्रांसफॉर्म करेगा? कौन सी लेवल की मैपिंग? एक्सटर्नल और कंसेप्चुअल मैपिंग के थ्रू होगा ये। इन एक्सटर्नल और कंसेप्चुअल मैपिंग इट इज़ नेसेसरी टू ट्रांसफॉर्म द रिक्वेस्ट फ्रॉम एक्सटर्नल लेवल टू कंसेप्चुअल लेवल। फिर कंसेप्चुअल और इंटरनल मैपिंग में क्या होगा? इन कंसेप्चुअल और इंटरनल मैपिंग डीबीएमएस ट्रांसफॉर्म द रिक्वेस्ट फ्रॉम अब कंसेप्चुअल से इंटरनल लेवल तक वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। डीबीएमएस ट्रांसफॉर्म द रिक्वेस्ट फ्रॉम द कंसेप्चुअल टू इंटरनल लेवल। और वापस भी यदि रेस्पॉन्स जाएगा तो पहले इंटरनल से कंसेप्चुअल तक आएगा, वो भी किसके थ्रू होगा? कंसेप्चुअल और इंटरनल मैपिंग के थ्रू। फिर वो कंसेप्चुअल से एक्सटर्नल तक जाएगा, एक्सटर्नल लेवल तक, वो किसके थ्रू फिर मैपिंग होगी? एक्सटर्नल टू कंसेप्चुअल मैपिंग की। ठीक है। तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स दोनों में मैपिंग हो रही है, कोई रिक्वेस्ट आ रही है तब भी लेवल्स के बीच में मैपिंग हो रही है, और जाते वक्त भी, रिस्पॉन्स के टाइम भी। अब ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर का। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ थ्री लेवल आर्किटेक्चर या थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर कह सकते हैं, इट इज़ टू एनेबल मल्टीपल यूजर्स टू एक्सेस द सेम डाटा विद अ पर्सनलाइज्ड व्यू वाइल स्टोरिंग द अंडरलाइंग डाटा ओनली वंस। देखिए, अंडरलाइंग डाटा जो मेन डाटा वो तो एट वंस स्टोर हो गया किसमें? डीबीएमएस में, जो वो सिलेंड्रिकल फॉर्म दिख रहा है। और एक्सटर्नल लेवल पे जो अलग अलग लिखा है एक्सटर्नल लेवल, मतलब मल्टीपल यूजर्स इंटरेक्ट कर रहे हैं, डाटा तो सेम ही है बट यूजर्स को कौन सी व्यू दिख रही है?
जो सिर्फ यूज़र देखना चाह रहा है, उसको पूरे डेटाबेस की व्यू नहीं दिख रही है, सिर्फ उतनी पर्सनलाइज्ड, मतलब उसको जिस डाटा के लिए कंसर्न है तो उसको पर्सनलाइज्ड व्यू कहा गया। पूरा डाटा नहीं दिखेगा उसको, उसको सिर्फ उतना दिखेगा जिससे उसको मतलब है। इसलिए यहाँ डाटा की सिक्योरिटी मेंटेन हो जा रही थ्री स्कीमा में। एक यूज़र को सिर्फ मतलब की चीज़ दिखेगी, उसको डाटाबेस का कंप्लीट चीज़ें नहीं दिखेंगी, और ये डाटाबेस की सिक्योरिटी के लिए अच्छी बात है। Thus, it separates the user's view from the physical structure of the database. तो यूज़र को अलग व्यू दिख रहा है और फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस अलग है, क्योंकि बीच में कंसेप्चुअल लेवल भी आ गया है। तो डायरेक्टली जो है वो जो यूज़र है वो फिजिकल स्ट्रक्चर से उसको कोई मतलब नहीं डाटाबेस की। दिस सेपरेशन इज डिजायरेबल फॉर द फॉलोइंग रीजंस। अब ये यूज़र और डायरेक्ट डाटाबेस का इंटरेक्शन जो है, ये सेपरेशन क्यों ज़रूरी है कि नहीं होना चाहिए, इनके बीच में मतलब कुछ लेयरिंग होनी चाहिए। तो ये यूज़र और डेटाबेस के बीच में सेपरेशन क्यों डिज़ायरेबल है वो देखते हैं। डिफरेंट यूज़र्स नीड डिफरेंट व्यूज़ ऑफ द सेम डाटा। ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा डेटाबेस देखना हो उस यूज़र को, उस डेटाबेस का कुछ ही पार्ट देखना हो किसी पर्टिकुलर यूज़र को। तो हर यूज़र की अपनी डिमांड होती है, तो उनको जो डेटाबेस का हिस्सा दिखेगा उनको व्यू कहा जाता है। तो डिफरेंट यूज़र्स को डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ देखनी है सेम डाटा की। डाटा तो सेम ही है बट उसको कुछ अलग इन्फॉर्मेशन चाहिए, अलग अलग यूज़र की अलग अलग डिमांड होती है। द अप्रोच इन विच अ पर्टिकुलर यूज़र नीड्स टू सी द डाटा मे चेंज ओवर टाइम। और हो सकता है अप्रोच फिक्स्ड अप्रोच रखेंगे तो सब यूज़र्स को उसी अप्रोच को फॉलो करना पड़ेगा, बट हो सकता है एक यूज़र की, एक पर्टिकुलर यूज़र की कोई और नीड हो, वो डाटा को किसी नीड्स टू सी द डाटा जो यूज़र की नीड है, पर्टिकुलर किसी यूज़र की नीड है वो नीड ही बदल जाए डाटा को देखने की, कोई और रिक्वायरमेंट हो जाए उस यूज़र की कि उसको डाटा अलग तरीके से देखना है, उसकी डिमांड डिफरेंट हो जाए। द यूजर्स ऑफ द डेटाबेस शुड नॉट वरी अबाउट द फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन एंड इंटरनल वर्किंग्स ऑफ द डेटाबेस। तो यूज़र को सिर्फ अपने से मतलब रखना है, ठीक है, उसको वो इजी तरीके से उतना व्यू वो कर पाएगा डेटाबेस का, जिस जो हिस्सा उसे देखना है या जो जानकारी उसको चाहिए। उसको ज़्यादा चिंता नहीं करनी है कि डाटा बेस में एक्चुअली फिजिकली कैसे चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई है या कैसे एक डेटाबेस इंटरनली कैसे वर्क करना, वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम है, ठीक है। वो एक नॉर्मल यूज़र को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। द यूजर्स ऑफ द डेटाबेस शुड नॉट वरी अबाउट द फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन एंड इंटरनल वर्किंग्स ऑफ द डेटाबेस सच एज, जैसे फिजिकल लेवल पे डाटा कंप्रेशन यूज़ हो रहा है या एनक्रिप्शन टेक्निक्स का यूज़ हो रहा है, हैशिंग है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर्स। तो इन कॉम्प्लेक्स चीज़ों को जानने की यूज़र को कोई ज़रूरत नहीं है। ऑल यूजर्स शुड बी एबल टू एक्सेस द सेम डाटा अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स। डाटा सेम रहेगा, मल्टीपल यूजर्स उस डाटा से जो भी चाहते हैं वो उस डाटा सेम डाटा को एक्सेस करेंगे, लेकिन उनको जो चाहिए वो अलग अलग नीड्स के अकॉर्डिंग वो ले सकते हैं। डीबीए शुड बी एबल टू, डीबीए होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जो कंप्लीट डेटाबेस को, मतलब एक पर्सन है जो मेन डीबीएमएस से डील कर रहा होता है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर शुड बी एबल टू चेंज द कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस विदाउट अफेक्टिंग द यूजर्स व्यू। कंसेप्चुअल लेवल पे जो स्कीमा मेंटेन्ड है, मतलब एक डेटाबेस का कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर, वो देखिए कोई भी नहीं कर सकता, मतलब ऐसे ही कोई नहीं कर सकता, उसके लिए स्पेशल पर्सन है और वो उसको कहते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। वो एडमिनिस्ट्रेटर ही स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है और यूज़र को खास पता भी नहीं चलेगा कि कंसेप्चुअल लेवल पे कुछ चेंज भी हो रहा है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर अपना काम कर रहा है और यूज़र अपना इंटरेक्ट करने में लगा हुआ है। सो लेयर्ड अप्रोच होने में क्या होता है, यही इंडिपेंडेंटली वर्क हो जाता है और यूज़र को खास मतलब नहीं है चीज़ों से। Now, internal structure of the database should be unaffected by changes to the physical aspects of the storage. Internal structure जो database का है वो unaffected होना चाहिए by changes of physical storage। का फिजिकल तरीके से कैसे स्टोर करेंगे वो चेंज हो सकती है चीज़ें, बट उससे डेटाबेस का स्ट्रक्चर को कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, इंटरनल स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये दीज पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट। ये थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर इसीलिए है, लेयरिंग हो गई ना। अब एक लेयर पे वर्क हो रहा है तो दूसरे लेयर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दूसरे लेयर पे अपना इंडिविजुअल टास्क चल रहा है, थर्ड पे अपना चल रहा है, बट डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है तो डेटाबेस पे कुछ भी वर्क हो रहा है यूज़र अफेक्टेड हो जाता है उससे, बट लेयर्ड अप्रोच में फिर यूज़र आसानी से अपना काम कर पा रहा है। अब हर लेवल को इंडिविजुअली देखेंगे। सो इंटरनल लेवल देखते हैं। द इंटरनल लेवल हैज़ एन इंटरनल स्कीमा। इंटरनल
हर लेवल पे अपना स्कीमा मेंटेन हो रहा है. सो इंटरनल लेवल पे जो स्कीमा है दैट इज इंटरनल स्कीमा. द इंटरनल लेवल हैज एन इंटरनल स्कीमा विच डिस्क्राइब्स द फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस. मतलब टेबल्स या जो भी हमने कंसेप्चुअल लेवल पे स्कीमा है या टेबल सारी चीज़ें हैं वो किस तरीके से, इंटरनल स्कीमा यही बताएगा कि एक्चुअल में डाटा फिजिकल स्टोरेज में किस तरीके से सेव्ड है. तो ये फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस डिस्क्राइब करता है. द इंटरनल स्कीमा इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल स्कीमा. इंटरनल स्कीमा को ही फिजिकल स्कीमा भी कहा जाता है. इट यूजेज द फिजिकल डाटा मॉडल. इसमें ये किस डाटा मॉडल का यूज कर रहा होता है? फिजिकल डाटा मॉडल. इट इज यूज टू डिफाइन दैट हाउ द डाटा विल बी स्टोर्ड इन अ ब्लॉक. किसी एक ब्लॉक में, मतलब जो स्टोरेज है उसमें डाटा कैसे स्टोर होगा एग्जैक्टली वो डिफाइन कर देता है ये फिजिकल डाटा मॉडल. द फिजिकल लेवल इज यूज टू डिस्क्राइब कॉम्प्लेक्स लो लेवल डाटा स्ट्रक्चर्स इन डिटेल. जो लो लेवल डाटा स्ट्रक्चर्स का यूज हो रहा है, जो कि ये चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती हैं, तो फिजिकल लेवल पे ये सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें जो हैं डिस्क्राइब रहती है. और फिजिकल स्कीमा और ये सब जो है डेफिनेटली जो डेटाबेस के एक्सपर्ट्स हैं दे कैन अंडरस्टैंड इट बेटर. हर कोई इसको समझ भी नहीं पाएगा बिकॉज इट इज़ कॉम्प्लेक्स. इंटरनल व्यू का एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे स्टोर्ड एम्प्लॉय, रिकॉर्ड लेंथ इस तरीके से कि 60 रिकॉर्ड लेंथ है. ठीक है, रिकॉर्ड 60 है. रिकॉर्ड हम देख ही चुके हैं, रोज़ को कहा जाता है. सपोज 60 रोज़ हैं. ये टेबल था स्टोर्ड एम्प्लॉय. एम्प्लॉय नंबर है, उस पर 4 डेसिमल ऑफसेट 0 यूनिक. एम्प्लॉय का नेम मतलब वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में है. लेंथ 15 है मैक्सिमम, ऑफसेट 4 है. सैलरी 8 2 डेसिमल ऑफसेट 19. मतलब ये डिटेल्स लिखी गई है कि किस फॉर्मेट में या कहाँ पे फिजिकली सेव्ड रहेंगे. कुछ कुछ ये सिर्फ एक एग्जांपल है. नॉर्मल डिपार्टमेंट नंबर 4 डेसिमल ऑफसेट 27. पोस्ट स्ट्रिंग फॉर्मेट में है. पोस्ट जो भी मेंशन्ड है उसका मैक्सिमम लेंथ 15 है, ऑफसेट 31. इसकी डिटेल में मत जाइए. और यहाँ देख के भी आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो इंटरनल व्यू सबके समझ में आएगा भी नहीं, और आपको एक नॉर्मल यूज़र को कंसर्न भी नहीं रहना है. सो जस्ट फॉर योर, लेकिन आप लोग को डीबीएमएस की नॉलेज होनी चाहिए. तो ये एग्जांपल यू कैन गिव फॉर इंटरनल व्यू. नाउ द इंटरनल लेवल इज जनरली कंसर्न विद द फॉलोइंग एक्टिविटीज. इंटरनल लेवल जनरली इन एक्टिविटीज के लिए कंसर्न रहता है. क्या क्या है? सबसे पहले स्टोरेज स्पेस एलोकेशंस. मतलब कैसे जो स्टोरेज स्पेस एलोकेट करना अलग अलग टेबल्स को, या डाटा कहाँ सेव होगा, एक्चुअल में फिजिकली उसको कितना स्पेस दिया जाएगा. तो स्टोरेज स्पेस के एलोकेशन से डील कर रहा होता है. और स्टोरेज स्पेस एलोकेशन में किस चीज़ का यूज़ होता है? बी ट्रीज, हैशिंग, इन कॉन्सेप्ट्स का यूज़ होता है. देन एक्सेस पाथ्स है, किस मीडियम के थ्रू एक्सेस किया जाएगा, पहुंचा जाएगा उस डाटा तक. फॉर एग्जांपल स्पेसिफिकेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कीज. डेटाबेस में ये चीज़ें यूज़ होती हैं. टेबल में प्राइमरी कीज, सेकेंडरी कीज, इंडेक्सेस का यूज़ होता है, पॉइंटर्स, सीक्वेंसिंग. तो ये सारी चीज़ें भी फिजिकल लेवल पे ही डिस्क्राइब्ड रहेंगी. फिर डाटा कंप्रेशन एंड एनक्रिप्शन टेक्निक्स भी इसी लेवल की चीज़ें हैं. ऑप्टिमाइजेशन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स, ये सब भी इंटरनल लेवल पे होता है. एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टोर्ड फाइल्स, स्टोर्ड फील्ड्स का कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं. इतनी फील्ड्स हैं, सपोज इतने कॉलम्स हैं, और इनका पूरा डिस्क्रिप्शन इधर बता दिया गया है. ठीक है, तो स्टोर्ड फील्ड्स को रिप्रेजेंट कैसे करना वो भी इंटरनल लेवल डिस्क्राइब कर रहा होता है. तो ये हो गया, ये हो गई एक्टिविटीज़ दैट इज परफॉर्म बाय इंटरनल लेवल, या इंटरनल लेवल इन्हीं एक्टिविटीज़ के लिए कंसर्न है कि कैसे स्टोरेज स्पेस एलोकेट करना, एक्सेस पाथ क्या रहेगा. देन ये बाकी 3 पॉइंट्स. अब देखिए, अब इंटरनल लेवल तो हो गया, अब कंसेप्चुअल लेवल देखते हैं. द कंसेप्चुअल स्कीमा डिस्क्राइब्स द डिज़ाइन ऑफ अ डेटाबेस एट दी. अब ये कंसेप्चुअल लेवल पे जो डेटाबेस का डिज़ाइन रहेगा वो कौन डिस्क्राइब करता है? कंसेप्चुअल स्कीमा. कंसेप्चुअल लेवल को लॉजिकल लेवल भी कहते हैं. कंसेप्चुअल लेवल इज ऑल्सो नोन एज लॉजिकल लेवल. द कंसेप्चुअल स्कीमा डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ द होल डेटाबेस. एक्चुअल में लॉजिकली कंप्लीट डेटाबेस का डिज़ाइन या उसका स्ट्रक्चर कौन डिस्क्राइब कर रहा होता है? कंसेप्चुअल स्कीमा. The conceptual level describes what data are to be stored in the database and also describes what relationship exists among those data. तो क्या डाटा सेव होगा, वो टेबल्स डिफरेंट,
देन उनमें कैसे डाटा स्टोर होगा, फिर उन टेबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप रहेगी। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे डिफाइंड रहती है, कंसेप्चुअल लेवल पे। इन द कंसेप्चुअल लेवल, इंटरनल डिटेल्स सच एज एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डाटा स्ट्रक्चर आर हिडन। इसमें डाटा स्ट्रक्चर को कैसे इम्प्लीमेंट किया गया है, इन डिटेल्स को हाइड कर लिया जाता है। ये चीज़ें कहाँ मेंशन रहेंगी, फिजिकल लेवल पे, ठीक है, इंटरनल लेवल पे। कंसेप्चुअल लेवल पे इन चीज़ों को हाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो जो इंटरनल लेवल की चीज़ें वो कंसेप्चुअल लेवल पे नहीं होंगी, तो यूज़र को पता ही नहीं चलेगा कभी कि इंटरनल पे है क्या, मतलब एक्चुअल में कैसे इम्प्लीमेंट हुई है चीज़ें, और उसको जानना भी नहीं है। प्रोग्रामर्स एंड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स वर्क एट दिस लेवल। इस लेवल पे कौन वर्क कर रहा होता, प्रोग्रामर्स और डीबीएज मीन्स डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स वर्क एट दिस लेवल। ग्लोबल लेवल कह लीजिए या कंसेप्चुअल लेवल, इधर जैसे एम्प्लॉय टेबल है, उसमें फील्ड्स क्या क्या है, एम्प्लॉय नंबर, नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट नंबर, पोस्ट। फिजिकल लेवल पे तो इन्हीं में क्या डिस्क्राइब था, देखिए काफ़ी डिटेल्स थी। अब इसको कंसेप्चुअल लेवल पे एक्चुअल में बताया जाएगा कि इंटीजर नाम, इंटीजर टाइप का है ये एम्प्लॉय नेम, फोर, और ये की है प्राइमरी की, इसलिए इधर की वर्ड यूज हो गया कि ये वाला जो कॉलम रहेगा ये प्राइमरी की है। प्राइमरी की वो मतलब होता है जो यूनिक रहती है। ये एम्प्लॉय नंबर सेम नहीं हो सकता, हर रिकॉर्ड का हर वैल्यू इसकी डिफरेंट रहेगी। जैसे एम्प्लॉय नंबर हर एम्प्लॉय को असाइन होगा तो एम्प्लॉय नंबर सबका अलग अलग रहता है, तो ये हर रिकॉर्ड को, हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। तो कोई भी रो डुप्लीकेट हो भी नहीं सकती क्योंकि एम्प्लॉय नंबर तो यूनिक रहता है, तो इसलिए इसको की बना दिया गया। अब एम्प्लॉय नेम को क्यों नहीं बनाया प्राइमरी की, इधर की का मतलब प्राइमरी की है। एम्प्लॉय नेम को की इसलिए नहीं बनाया गया, की हमेशा उस कॉलम को बनाया जाता है जिसकी वैल्यूज यूनिक रहती है। एम्प्लॉय नेम तो सेम नाम के कई एम्प्लॉयज हो सकते हैं, तो जहाँ रिपीटेशन हो रहा है तो उसको की नहीं बनाते क्योंकि वो यूनिक वैल्यूज है ही नहीं। अब एम्प्लॉय नेम है वो स्ट्रिंग टाइप का है, सैलरी है वो भी स्ट्रिंग जैसा ले लिया गया, डिपार्टमेंट नंबर है इंटीजर, पोस्ट है स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन अलग लेवल का हो गया। देन एक्सटर्नल लेवल की बात कर लेते हैं, ये यूजर एंड पे जो मेंटेन्ड है। एट द एक्सटर्नल लेवल अ डेटाबेस कंटेन सेवरल स्कीमाज, क्योंकि अलग अलग यूजर की अलग डिमांड है तो अलग अलग स्कीमाज है। अ डेटाबेस कंटेन सेवरल स्कीमाज दैट समटाइम्स कॉल्ड एज, इसी को सब स्कीमा भी कहते हैं। जो ये एक्सटर्नल लेवल पे मेंटेन्ड है डिफरेंट स्कीमाज, तो इनको सब स्कीमा भी कहा जाता है। द सब स्कीमा इज यूज टू डिस्क्राइब द डिफरेंट व्यू ऑफ द डेटाबेस। तो जो यूजर देख पा रहा है उस चीज को वैसे भी व्यू कहते हैं, और सब स्कीमा क्या कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट सब स्कीमा डेटाबेस की अलग अलग व्यूज दे रहा है किनको, यूजर्स को, क्योंकि यूजर्स की डिमांड है कि उन्हें अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए डीबीएमएस से। एंड एक्सटर्नल स्कीमा इज ऑल्सो नोन एज व्यू स्कीमा, इसको व्यू स्कीमा भी कहते हैं। और व्यू वर्ड यहाँ किसको है, दृश्य। व्यू मतलब पार्ट ऑफ डेटाबेस जो सिर्फ यूजर देखना चाह रहा है, तो हर एक यूजर की अलग अलग व्यूज है, तो स्कीमा भी उसके अलग अलग है। ईच व्यू स्कीमा डिस्क्राइब्स द डेटाबेस पार्ट दैट अ पर्टिकुलर यूजर ग्रुप इज इंटरेस्टेड एंड हाइड्स द रिमेनिंग डेटाबेस फ्रॉम दैट यूजर ग्रुप। कुछ यूजर्स है कुछ एक पर्टिकुलर व्यू देखना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब डेटाबेस का वही पार्ट दिखेगा जिसके लिए वो यूजर कंसर्न है या इंटरेस्टेड है। बाकी डेटाबेस की रिमेनिंग डिटेल्स या डाटा वो हिडन रहेगा उस यूजर से। तो यूजर को सिर्फ उससे मतलब होना चाहिए जो डिटेल्स उसको जाननी है। द व्यू स्कीमा डिस्क्राइब्स द एंड यूजर इंटरेक्शन विद डेटाबेस सिस्टम्स। एंड यूजर, यूजर लेवल पे मतलब एक्सटर्नल लेवल पे तो यूजर्स ही हैं, उनको एंड यूजर कहा गया। एंड यूजर कैसे डेटाबेस से इंटरेक्ट करेगा, मतलब डीबीएमएस का कौन सा हिस्सा उसको दिखेगा, तो उसी को व्यू स्कीमा कहते हैं, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल, एक्सटर्नल व्यू के दो एग्जाम्पल्स है। सपोज किसी को सिर्फ एम्प्लॉय नंबर और नेम ही देखना है, तो उसको इन दो फील्ड से रिलेटेड डिटेल्स दिख जाएंगी, पूरी डिटेल्स दिख जाएंगी। यहाँ यदि टेबुलर फॉर्म में जो भी डाटा है उसको जो भी रिकॉर्ड्स देखने हैं वो एक क्वेरी डालेगा और उसको वो व्यू दिख जाएगी। और किसी को एम्प्लॉय नंबर, नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट नंबर, ये चार डिटेल्स चाहिए तो उसको इस तरीके से दिख जाएगा। तो एक व्यू ये हो गई, डिफरेंट व्यू ये किसी दूसरे यूज़र की डिमांड है कि उसको तो चार डिटेल्स चाहिए, एम्प्लॉय का नंबर भी, नेम भी, सैलरी भी, डिपार्टमेंट नंबर भी, और जो भी डिटेल्स है ये कंप्लीट टेबुलर फॉर्म में उसको दिख जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको व्यू कह देंगे। ये एक्सटर्नल व्यू हो गई मतलब इसमें सिर्फ कॉलम के नेम है, उसकी बाकी डिटेल्स है ही नहीं।
अब मैपिंग बिटवीन व्यूज, जो कंसेप्चुअल और एक्सटर्नल मैपिंग और जो दो टाइप्स की मैपिंग हमने देखी वो देख लेते हैं. मैपिंग बिटवीन व्यूज. The three levels of DBMS architecture don't exist independently of each other. ये independently exist नहीं कर रहे, आपस में सब interact कर रहे हैं. There must be correspondence between the three levels. Three levels में communication होना चाहिए. That is how they actually correspond with each other. एक दूसरे को ये किस तरीके से interact कर रहे हैं. DBMS is responsible for correspondence between the three types of schema. ये भी DBMS की ही जिम्मेदारी है कि ये तीन टाइप के स्कीमा आपस में कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस कैसे हो रही है इनके बीच में, और इसी कॉरेस्पॉन्डेंस को या कम्युनिकेशन को हम मैपिंग कहते हैं. तो वो कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं तीनों स्कीमाज आपस में मैपिंग के थ्रू. There are basically two types of mapping in database architecture. So database architecture में कितने टाइप्स की मैपिंग है? टू टाइप्स ऑफ मैपिंग. देर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ मैपिंग इन द डेटाबेस आर्किटेक्चर. वो क्या क्या है? फर्स्ट है कंसेप्चुअल और इंटरनल मैपिंग, सेकंड है एक्सटर्नल और कंसेप्चुअल मैपिंग. नाउ कंसेप्चुअल और इंटरनल मैपिंग क्या है? The conceptual or internal mapping lies between the conceptual level and the internal level. Conceptual level और internal level के बीच में ये mapping है. Its role is to define the correspondence between the records and fields of the conceptual level and files and data structures of the internal level. मतलब internal level पे तो कैसे files या other details है, data structures level की details है. तो ये और कंसेप्चुअल लेवल पे सिर्फ फील्ड्स है डिफाइंड कि क्या क्या फील्ड है, वो किस टाइप की है, कितना स्टोरेज लिया हुआ है. तो कंसेप्चुअल लेवल की डिटेल्स को इंटरनल लेवल पे कैसे कन्वर्ट किया जाएगा या कंप्लीट कैसे वो डिटेल्स कन्वर्ट होंगी आपस में, तो वो किसका काम है? कंसेप्चुअल और इंटरनल मैपिंग का. नाउ एक्सटर्नल और कंसेप्चुअल मैपिंग क्या है? The external और conceptual mapping lies between the external level and conceptual level. ये मैपिंग एक्सटर्नल लेवल और कंसेप्चुअल लेवल की मैपिंग कंसेप्चुअल लेवल के बीच में है और दोनों इसी मैपिंग के थ्रू इंटरेक्ट कर पा रहे हैं दोनों लेवल्स आपस में. इट्स रोल इज टू डिफाइन द कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन अ पर्टिकुलर एक्सटर्नल एंड द कंसेप्चुअल व्यू. तो एक्सटर्नल लेवल और कंसेप्चुअल लेवल के बीच में कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस का काम किसके थ्रू हो रहा होता है? एक्सटर्नल और कंसेप्चुअल मैपिंग के थ्रू. इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू सो मच.